Hi everyone and welcome to all. In this video we are going to discuss complete GS पेपर 3 सिलेबस को डिटेल के साथ यहाँ पे डिकोड करने वाले हैं। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका बुक लिस्ट भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट को फॉलो किया जाए। प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के साथ पूरे सिलेबस को यहाँ पे डिकोड करने वाले हैं, है ना। जैसे कि पता है कि भाई अगर एग्जाम को अगर क्रैक करना है, एग्जाम के डिमांड को अगर समझना है, तो उससे पहले हमें उसका सिलेबस को पता करना है, एक्चुअल में उसका सिलेबस होता क्या है। और देखो यूपीएससी तो रफली लाइन बाय लाइन करके जो है सिलेबस को दिए हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में जो सिलेबस होता क्या है उस सिलेबस को अपने को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। तो इसी के रेस्पेक्ट में कंप्लीट सिलेबस को डिकोड करने जा रहे हैं, टोटल सिलेबस जीएस पेपर थर्ड के सिलेबस को। बाकी एज यूजुअल क्लासेस का जो पीडीएफ है सब टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ कोई भी क्वेरी हो उसके लिए प्रॉपर इंक्वायरी नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे मैसेज कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली सिलेबस को यहाँ पे डिकोड करना। ठीक है, इससे पहले जीएस पेपर 1 का प्लस प्रीलिम्स का सिलेबस को डिकोड कर चुके हैं, उसी के साथ जीएस पेपर 2 के सिलेबस को डिकोड कर चुके हैं। आज जो है जीएस पेपर थर्ड के सिलेबस को डिकोड करने जा रहे हैं, जिसमें से कंप्लीट जिस पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं उसको यहाँ पे हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। देखो ओवरऑल अगर इस टॉपिक को अगर देखोगे, जीएस पेपर थर्ड को देखोगे, तो ब्रॉडली यहाँ पे सब्जेक्ट को अगर डिफाइन करोगे कि एक्चुअल में कौन कौन सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पहला जो सब्जेक्ट आता है वो सब्जेक्ट यहाँ पे आता है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया मेजरली। सबसे पहले तो मेजरली मैं यहाँ इसको जो है डिवाइड कर देता हूँ, उसके बाद जो है वन बाय वन करके पूरे सिलेबस को यहाँ पे डिकोड करने वाले हैं। मेजर सब्जेक्ट में सबसे पहले जो सब्जेक्ट आता है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो सेकेंड सब्जेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं वो है इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आएगा। थर्ड जो सब्जेक्ट आएगा वो है इकोनॉमी, है ना। इकोनॉमी से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछते हैं, और सबसे ज्यादा जो वेटेज जो यहाँ पे कवर करते हो इकोनॉमी सेक्शन ही है। उसके बाद आ जाएगा वो है सिक्योरिटी टॉपिक से रिलेटेड। सिक्योरिटी टॉपिक के बाद जो है फिफ्थ नंबर में आएगा वो है डिजास्टर मैनेजमेंट, डीएम हो गया। तो टोटल ओवरऑल अगर इसको डिफाइन करोगे तो 5 ही सिलेबस है, सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन इसका क्वेश्चन को पूछने का तरीका, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को पूछने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वेटेज जिसका मैं बात कर रहा हूं वो है वेटेज। सिलेबस तो इतना बड़ा दे दिया, लेकिन हर एक सिलेबस से जो है क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते, बल्कि सिलेबस में तो मेंशन किए हुए हैं, लेकिन जो है कुछ ऐसे सेक्शंस है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ सेक्शन ऐसे जहां से कंपेरेटिवली हायर से लोअर यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये सब चीज इनसाइड में दूंगा, है ना। पहले तो सिलेबस को पूरे सिलेबस को डिकोड कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसका इनसाइड भी दूंगा कि एक्चुअल में कहाँ से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन और कितना मार्क्स का जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बुक लिस्ट तो इसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी सेक्शन से, कि इकोनॉमी सेक्शन में किस तरीके के जो है सिलेबस यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला जो लाइन लिखा हुआ है ना, इंडियन इकोनॉमी एंड इशू। अब अपने को इकोनॉमी तो पढ़ना है, ठीक है। अपने को देखो इकोनॉमी पढ़ना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में पढ़ना है, रिलेटिंग टू प्लानिंग। जैसे अगर गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन इकोनॉमी में कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग में क्या क्या यहाँ पे इशू आ रहे हैं, किस तरीके से जो है यहाँ पे डेवलपमेंटल प्लानिंग किए जा रहे हैं, कौन कौन से स्कीम यहाँ पे लाए गए हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई जजमेंट तो यहाँ पे बहुत रेयरली आते हैं, है ना, लेकिन अगर सपोज जजमेंट आ गए, क्या इसका डिसएडवांटेजेस है, किस तरीके से इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है, ये अपने को पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किए गए हैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे, और उसी के साथ जितना भी इशू यहाँ पे आते हैं, इशू किसके बेस में, प्लानिंग के बेस में हो गया, मोबिलाइजेशन के बेस में हो गए, रिसोर्स के बेस में क्या क्या इशू यहाँ से आते हैं, ग्रोथ हो गए, डेवलपमेंट हो गए, एम्प्लॉयमेंट हो गए। तो इन सब के रेस्पेक्ट में कितने यहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम को अपने को सॉर्ट आउट करना है। ये पहला सिलेबस हो गया। और ये सब जो है कहां से पूछे जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी से ही आएगा, इंडियन इकोनॉमी से ही ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है कि हर एक सेक्शन तक जो है यहाँ पे डिजिटली कनेक्टिविटी होना चाहिए, डिजिटल कनेक्टिविटी होना चाहिए। और नॉट ओनली फॉर द ओनली डिजिटल कनेक्टिविटी,
अदर रेस्पेक्ट में भी यहाँ पे हर एक एंगल में जो है कनेक्टिविटी होना चाहिए। प्लस उसी के साथ क्या क्या एराइज होते हैं इशू। इंक्लूसिव ग्रोथ अगर करने जाओगे ना, तो इंक्लूसिव ग्रोथ अपने लेवल में भी बहुत बड़ा टर्म होता है, और इंक्लूसिव ग्रोथ अगर करोगे तो उससे कई यहाँ पे मेजर इशू आएंगे ही आएंगे। लेकिन कहीं पे भी जो है इसका सॉल्यूशन वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं पे भी जो है सॉल्यूशन लिखा हुआ है क्या, सिलेबस में इसका सॉल्यूशन बताओ। लेकिन जहां पे अगर चैलेंजेस बता रहे हो, है ना, सपोज अगर किसी चीज के बारे में चैलेंजेस बता रहे हो तो मस्ट है कि उसका सॉल्यूशन बताओगे ही बताओगे, वे फॉरवर्ड बताओगे ही बताओगे, तब जाके जो है पूरा आंसर यहाँ पे कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ और किस तरीके से इशू वहां से एराइज हो रहा है वो टॉपिक यहाँ पे अपने को पढ़ना है। बाकी मैं बुक लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे बुक लिस्ट हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिसको अपने को प्रिफर करना चाहिए। फिर गवर्नमेंट बजट हो गए, गवर्नमेंट बजट हर साल यहाँ पे इशू किए जाते हैं, तो उसको गवर्नमेंट बजट जो है प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस हर साल देखने को मिलता है बजट से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे दिए गए वो है मेजर टाइप कौन कौन से, जैसे कि मेजर क्रॉपिंग पैटर्न जो हो गए, क्रॉप का जो क्रॉपिंग पैटर्न हो गया उसमें वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री, ये नॉट ओनली फॉर इंडिया कि बस इंडिया में ये सीजन होते हैं, इंडिया में ये क्रॉप होते हैं तो उसी के बारे में लिख के आ जाओ, नहीं, डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री के बारे में। जैसे कि राइस हो गया तो राइस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, अब ये तो सिंपल एग्जाम्पल है राइस के बारे में। जैसे कि और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं शुगर का हो गया, ठीक है, शुगर के बाद जो है पेपर को हो गए, इसका जो है डोमिनेट कंट्री कौन है, टी के मामले में देख लो कि डोमिनेट कंट्री कौन है। तो हर एक रेस्पेक्ट में उसका जितना भी क्रॉपिंग पैटर्न है, जिस तरीके से क्रॉप का पैटर्न यहाँ पे इंटरचेंजेबली हो यहाँ पे हो रहे हैं, प्लस डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन हो गए, इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज हो गए। अब नो डाउट यहाँ पे इन सब चीज को जब पढ़ोगे तो इरिगेशन पढ़ो चाहे इरिगेशन सिस्टम का स्टोरेज के बारे में पढ़ोगे तो वहां से प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे। तो प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, तो उसका जो है अपने को सॉल्यूशंस भी तो देखना है, प्रॉब्लम आ रहे हैं तो उसका सॉल्यूशंस भी अपने को देखना है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट हो गए, मार्केटिंग हो गए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर लिए, अनाज घर में आ गया तो उसको सेल भी तो करोगे। अब सेल करोगे तो एक जगह से दूसरे जगह अपने को जाना पड़ेगा, तो एक जगह से दूसरे जगह जब जाएंगे तो वहां पे ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेंगे। तो हर एक रेस्पेक्ट में अपने को यहाँ पे प्रॉब्लम्स, और यहाँ पे आगे मेंशंस भी किए हुए हैं कि इशू एंड रिलेटेड कंस्टेंट, इन सब चीज के बारे में कि ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो वहां पे क्या इशू आ रहे हैं, मार्केटिंग स्ट्रक्चर में क्या इशू आ रहे हैं, प्लस उसका सॉल्यूशंस भी दोगे। साथ ही साथ ई टेक्नोलॉजी इन दी एड ऑफ फार्मर, कि कैसे जो एक ई टेक्नोलॉजी है, जो एक टेक्नोलॉजी होता है, ये टेक्नोलॉजी कैसे फार्मर को यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं। तो ये मेजर सिलेबस है इसका, जो कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी हो गया, सिक्योरिटी टॉपिक में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से अपने को जो है पूरे सिलेबस को डिफाइन करना है, तब जाके जो है सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। साथ ही साथ इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म सब्सिडीज हो गए, गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडीज दिए जाते हैं, तो उस सब्सिडी में किस तरीके से यहाँ पे इशू रिलेट होते हैं, चाहे डायरेक्ट सब्सिडी हो चाहे इनडायरेक्ट सब्सिडी हो, क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस किए जाते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गए, एमएसपी हो गए, इसमें क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गए, तो ये जो पीडीएस है तो पीडीएस का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका फंक्शनिंग किस तरीके से हो रहा है, लिमिटेशंस यहाँ पे क्या क्या है। अब लिमिटेशंस तो लिखोगे तो उसके साथ उसका सॉल्यूशंस भी देना पड़ेगा, ठीक है। रिवॉम्पिंग हो गए, इशू ऑफ बफर स्टॉक, फूड सिक्योरिटी हो गए, टेक्नोलॉजी मिशंस हो गए कि किस तरीके से फूड सिक्योरिटी में आप ही जो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट सब्सिडीज दे रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का रोल प्ले हो रहा है। इकोनॉमिक ऑफ एनिमल रियरिंग है, तो ये टॉपिक है, ये सिलेबस है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। और अगर किस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछते, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर इसको जानना है तो सीधा चले जाओ इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखो, वहां से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये जो सिलेबस पढ़ रहे हैं ना, तो इस सिलेबस से कैसे और किस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां से डिटेल में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये बल्कि ये जो सिलेबस दिए हुए हैं नॉर्मल सा लग रहा होगा कि बस सब्सिडी के बारे में ही तो पढ़ना है, बस जो चैलेंजेस याद करके चले जाओ, चैलेंजेस को लिख के आ जाना, सॉल्यूशन याद करके चले जाओ, सॉल्यूशंस को लिख के आ जाओ। लेकिन इतना आसान नहीं होता, अगर इतना आसान पूछते ना तो सब जो है 100 आउट ऑफ 100 के पास पहुंच जाते,
कुछ ऐसे होंगे जो सीधा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी यहाँ पे ले लेंगे, लेकिन सब लोग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं ले पाएंगे। समझ पा रहे बात को, एक्चुअल में कैसे जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे टिल्ट किए जाते हैं। देखो सिलेबस को डिकोड करना एक अलग चीज होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना दैट इज आल्सो डिफरेंट थिंग। दोनों अपने लेवल में बिल्कुल डिफरेंट है। सिलेबस को डिकोड करोगे तो ये पता लगेगा कि एक्चुअल में किस पैटर्न में कैसे जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फूड प्रोसेसिंग एंड इससे रिलेटेड यहाँ पे इंडस्ट्रीज कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे नाम याद नहीं रखना है, लेकिन मेजर जो है इंडस्ट्री उसका तो याद रखना ही पड़ेगा। तो जितना भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गए उससे रिलेटेड क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे, देखो यहाँ पे आगे लिखा भी हुआ है स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। ये जितना भी फूड इंडस्ट्री है स्पेशली जो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो इसका क्या क्या स्कोप्स है। अब ये स्कोप को अगर लिख रहे हो तो यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक स्कोप लिखोगे, रटा रुटाया तो ऐसे लिख नहीं सकते। फ्यूचरिस्टिक स्कोप जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है इसके बारे में बताना पड़ेगा। लोकेशंस हो गए, अप स्ट्रीम हो गए, डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट क्या क्या है, किस तरीके से जो है सप्लाई चेन यहाँ पे मैनेजमेंट होते हैं। तो ये अलग अलग टॉपिक्स हैं जहां से, अब देखो टॉपिक एक है फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्री जो इंडिया में लोकेटेड है। अब इसके बारे में सब टॉपिक को अपने को प्रिपेयर करना है। ये होता है एक्चुअल में पढ़ने का तरीका। क्लियर है। साथ ही साथ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। अब ये जो लैंड रिफॉर्म इन इंडिया बोले गए ना, तो इसको जो है अपने को ऐड करना पड़ेगा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हिस्ट्री से अपने को जो है लिंक करके देखना पड़ेगा लैंड रिफॉर्म एक्चुअल में हिस्ट्री में कैसे हुआ। अब इसमें कई पॉइंट ऐसे आएंगे जिसमें से आर्टिकल को कोट करना पड़ सकता है, क्योंकि लैंड रिफॉर्म जो एक तो हिस्ट्री से रिलेट करेगा, एक ज्योग्राफिकली यहाँ पे रिलेट हो सकता है, एक जो है पॉलिटिकली रिलेट हो सकता है। तो ऐसा नहीं समझना कि इकोनॉमी का टॉपिक है या फिर जो है सिक्योरिटी का टॉपिक है, तो सिक्योरिटी का टॉपिक है तो इसमें पॉलिटी कैसे आ जाएंगे, है ना। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर्स है, सिलेबस है, तो इसमें से जो है ज्योग्राफी कैसे आ जाएंगे, आता है। और इसी को तो इंटरलिंकिंग बोलते हैं ना, इसी को यहाँ पे जो है इंटरलिंकिंग बोलते हैं। और जब इस तरीके से लिंक करके पढ़ोगे तब जाके जो है बहुत हद तक जो है आंसर राइटिंग कर पाओगे। स्पेशली यूपीएससी का लेवल यहाँ पे मेंटेन करता है, ध्यान में रखना। ऐसे जो है यूपीएससी में भी लिखे जाते हैं और ऐसे जो है 12th क्लास के स्टूडेंट भी लिखते हैं। समझ पा रहे इस चीज को, ऐसे जो है 12th क्लास के स्टूडेंट भी लिखते हैं और ऐसे जो है यूपीएससी में भी लिखा जाता है। डिफरेंट क्या है इसमें, डिफरेंट बस इतना आ जाता है, वो है लेवल का डिफरेंट होता है, वो लेवल का होता है। ठीक है, अगर यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसे लिखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, लेकिन हो सके जो है अगर 12th क्लास के स्टूडेंट अगर उसको लिखेंगे तो उतना ज्यादा ना हो। तो ये सब चीज यहाँ पे होता है लैंड रिफॉर्म इन इंडिया के रेस्पेक्ट में। उसके बाद आएगा इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जो लिबरलाइजेशन है तो लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, तब तो आगे जो है इस इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो लिबरलाइजेशन का जब सॉल्व करोगे तो लिबरलाइजेशन का अपने को पॉजिटिव साइड क्या है, निगेटिव साइड कौन से होते हैं। अब ये बोलोगे कि भाई आपको कैसे पता चला कि ये सब चीज भी पूछे जाते हैं। ये सब पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एनालिसिस से, कि एक्चुअल में प्रीवियसली किस पैटर्न में और किस टाइप के स्पेशली इस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सब प्रीवियस ईयर से पता चल जाते हैं। तो लिबरलाइजेशन है तो किस तरीके से इकोनॉमी ये लिबरलाइजेशन इंपैक्ट डाल रहे हैं, ठीक, किस तरीके से इफेक्ट यहाँ पे हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस तरीके से यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, है ना। इंडस्ट्रियल जैसे कि स्टैब्लिशमेंट है तो उसको अगर अपलिफ्टमेंट करना है तो पॉलिसी लाएंगे, तो जो पॉलिसी है उस इंडस्ट्री को ग्रोथ करने में पॉजिटिव रोल प्ले किया है कि निगेटिव रोल प्ले किए हैं, ये बहुत मैटर करता है, ध्यान रखना, है ना। पढ़े ऐसे जाते हैं, अगर इसी को या फिर यही जो है प्रीलिम्स के सिलेबस में होते, है ना, अगर ये प्रीलिम्स के सिलेबस में होते तो इसको पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता, और ये मेंस के सिलेबस में है तो इसको पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाएंगे। डिफरेंट है इसका, क्योंकि डिमांड जो रखते हैं वो पूरा डिफरेंट डिमांड है। प्रीलिम्स का डिमांड अलग होता है, मेंस के डिमांड अलग होते हैं। प्रीलिम्स में तो चलो एमसीक्यू है तो नहीं पता रहेगा तब भी इलिमिनेशन करके सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसमें तो प्रॉपरली अपने को लिखना पड़ता है, प्रॉपर यहाँ पे आंसर राइटिंग करने पड़ते हैं, तो अपने को आंसर राइटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए,
इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेशली एनर्जी हो गया, पोर्ट हो गया, रोड है, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया। अब इसमें एक और वर्ड ऐड कर दिया गया हो ईटीसी। 3 बस यहाँ पे अल्फाबेट लिखे हुए और 3 वर्ड ही पूरा सिलेबस को डिफाइन कर देता है। 3 वर्ड ही सिलेबस कैसे डिफाइन करेगा कि इसमें तो नॉर्मली एयरपोर्ट ये सब चीज के बारे में, रोड के बारे में लिखा हुआ है, कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रहे हैं, कि क्या क्या चैलेंजेस इसके बारे में हो रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट मॉडल कैसा है, तो इन सब चीज के बारे में अपने को पढ़ना है। अच्छा, बुक लिस्ट जो है ना मैं सेपरेटली बताऊंगा, ये सब्जेक्ट को पहले डिकोड कर लेते हैं, डिकोड करने के बाद जो है 1 बाय 1 करके इसका बुक लिस्ट भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाएगा वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शंस का। अब ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन है इसमें डेवलपमेंट हो गया, उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, किस तरीके से जो साइंस है वो एवरीडे लाइफ को जो है यहाँ पे इम्पैक्ट करते हैं, तो इसके बारे में कवर करना है। साइंस और टेक्नोलॉजी में कैसे अचीवमेंट रहे हैं। अब ये जो अचीवमेंट को जब पढ़ोगे ना तो पूरा करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक है, करंट अफेयर से ही मिलेगा कि कितना यहाँ पे अचीवमेंट हुए हैं। इंडिजिनाइजेशन कैसे करना है टेक्नोलॉजी का, डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, किस तरीके से नया टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करना है, ये सब चीज यहाँ पे होता है। अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में किस तरीके से अवेयरनेस होंगे, स्पेस के रेस्पेक्ट में, कंप्यूटर के रेस्पेक्ट में, रोबोटिक्स हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, और इन सबसे किस तरीके से जो है इशू यहाँ पे एराइज हो रहे हैं, और स्पेशली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना, तो इसके बेसिस में किस तरीके से ये जो है इशू एराइज हो रहे हैं, ये सब चीज अपने को पता हो तब जाके जो है क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व होते हैं। तो बेसिक्स बोलने का मतलब ये है कि हमें आईटी के बारे में पता हो, स्पेस के बारे में पता होना चाहिए, रोबोटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब चीज के बारे में अपने को अवेयरनेस होना चाहिए। और अवेयरनेस होने के साथ ही साथ जितना भी इशू यहाँ पे एराइज हो रहे हैं, तो कौन कौन से इशू यहाँ से एराइज हो रहे हैं, क्या इसका जो है सॉल्यूशन हो सकते हैं, सॉल्यूशंस के साथ वे फॉरवर्ड कौन कौन से हैं, किस तरीके से जो है ये इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अब ये इम्पैक्ट कई फील्ड में हो सकते हैं, सोसाइटल फील्ड में भी इम्पैक्ट हो सकते हैं, है ना, तो किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है, ये सब चीज अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए। बाकी डाइवर्सिटी इन्वायरमेंट के बारे में अगर डिस्कस करें तो किस तरीके से कंजर्वेशन करना है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, डिग्रेडेशन हो गया, है ना, उसी के साथ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया। तो बेसिकली ये जो इन्वायरमेंट टॉपिक है जिसमें से अपने को इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना होता है कि एक्चुअल में पॉल्यूशन हो तो रहा है तो उसको कैसे कम किए जा सकते हैं। अब हो रहे हैं उसको तो नहीं रोक सकते लेकिन कम तो कर सकते हैं। साथ अब देखो कम करना है तो इसमें बहुत सारे डाटा आएंगे, तो डाटा अपने को पता होना चाहिए। डाटा के साथ गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्कीम्स भी लाए गए हैं, स्कीम्स के साथ ही साथ जो है कुछ यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगे जो यहाँ पे पॉल्यूशन को कम करने के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। फिर है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब ये खुद अपने लेवल में बहुत बड़ा टॉपिक है ना, प्रॉपर एक चैप्टर आता है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, कि एक्चुअल में डिजास्टर आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं तो उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। अर्थक्वेक आ रहे हैं तो पहले क्या स्टेप लो, अगर अर्थक्वेक आ गए हैं तो उस समय क्या स्टेप लेना चाहिए, उसके बाद अगर अर्थक्वेक आ गए प्रॉपर तो उसके बाद क्या स्टेप्स लेना चाहिए। तो ये सब स्टेप्स को अपने को पता होना चाहिए, क्या यहाँ पे प्रॉब्लम फेस किए जा रहे हैं, इस प्रॉब्लम के बारे में अपने को पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर सिक्योरिटी का बात करोगे, क्योंकि यहाँ से सिक्योरिटी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट और स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो एक्सट्रीमिज्म यहाँ पे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, मतलब इसमें ओवरऑल अपने को लिंक करके देखना है, समझना है कि डेवलपमेंट कैसे हो रहे हैं। अगर एक जगह डेवलपमेंट हो रहा है और बाकी अदर जगह डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो कैसे एक्सट्रीमिज्म को यहाँ पे स्प्रेड करते हैं, क्या क्या इसका कॉजेस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, पॉलिटिकली, सोशियोलॉजिकली, है ना, सोसाइटिकली क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। रोल ऑफ इन एक्सटर्नल एंड नॉन स्टेट एक्टर इन दी क्रिएशन चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। बेसिकली यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी होते हैं उसमें किस तरीके से जो एक्सटर्नल स्टेट है, मतलब बाहर देश है, वो इंडिया को थ्रेट पहुंचाए हैं, किस तरीके से उसको कम कर सकते हैं, नॉन स्टेट एक्टर यहाँ पे, ठीक है। फिर क्रिएटिंग टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट इन इंटरनेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस,
बेसिस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर इंटरनल सिक्योरिटी से आ रहा है तो अपने को जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है तो इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन है। साइबर सिक्योरिटी का जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो बेसिक्स कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए। सिक्योरिटी चैलेंजेस, चैलेंजेस चलो है, चैलेंजेस पढ़ लिए, चैलेंजेस के साथ किस तरीके के जो है उसको कम किए जा सकते हैं। बॉर्डर एरिया में क्या क्या यहाँ पे इशू एराइज हो रहे हैं, चाहे वो क्रिमिनल के बेसिस में हो चाहे टेररिज्म के बेसिस में हो, किस तरीके से क्राइम यहाँ पे किए जाते हैं अगर बॉर्डर एरिया को देखोगे तो। और साथ ही साथ इसको कम करने के लिए कौन कौन से ऐसे एजेंसी हैं, एजेंसी के साथ साथ क्या उसका फंक्शन है, कौन से ये रोल परफॉर्म करते हैं, तो ये सब चीज के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो आई होप पूरा सिलेबस डिस्कस किए हैं, ये पूरे सिलेबस से पता चल गया होगा कि एक्चुअल में किस पैटर्न में और किस ले और किस लैंग्वेज में अपने को प्रिपरेशन करना है। हर एक टॉपिक को डिटेल के साथ यहाँ पे डिस्कस कर चुके। अब आते हैं इसका बुक लिस्ट के बारे में कि एक्चुअल में कौन कौन सा ऐसे बुक लिस्ट है जिसको अपने को यहाँ पे फॉलो करना है। सबसे पहले जो बुक लिस्ट डिस्कस करते हैं वो है इकोनॉमी का। अब देखो ये इकोनॉमी अपने लेवल में बहुत बड़ा टर्म है और इकोनॉमी में मोस्टली क्वेश्चंस को अगर देखोगे तो पहले वही तो समझ लो कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अगर क्वेश्चन पूछने का तरीका पता चल गया ना तो किस तरीके से पढ़ना है इसका तरीका ऑटोमेटिकली पता चल जाते हैं। मोस्टली इकोनॉमी में अगर देखोगे तो एक स्टैटिक पोर्शन आएगा और स्टैटिक पोर्शन के साथ यहाँ पे करंट अफेयर्स क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा जो कि बहुत कम आते हैं कि पूरे स्टैटिक को पूछ लिया जाए। मोस्टली क्वेश्चंस को देखोगे जिसमें से स्टैटिक भी रहेगा और स्टैटिक के साथ जो है करंट अफेयर्स भी रहेंगे, मतलब दोनों को यहाँ पे मर्ज कर दिए जाते हैं। और हो सके तो ट्राई करना कि जितना भी मेंस का अगर पेपर लिखोगे या फिर लिखने वाले होंगे तो ट्राई करना कि जो करंट अफेयर्स है उसको भी मर्ज करने का। ऐसा नहीं करना अगर स्टैटिक पोर्शन लिख रहे हो तो पूरे को स्टैटिक पोर्शन में ही लिख दिए, अगर करंट अफेयर्स लिख रहा है तो सबको पूरा करंट अफेयर्स भर के लिख दिए। ऐसा नहीं, दोनों को यहाँ पे मिक्स करके लिखना है, मिक्स करके लिखना है, अलग अलग यहाँ पे नहीं करना है। और उतना ज्यादा फैक्ट्स भी यहाँ पे नहीं डालना है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही फैक्ट्स डालना है। आगे बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, है ना, मेंस में कैसे आंसर राइटिंग करना है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो बुक यहाँ पे रिफर कर सकते हैं वो है अगर बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होगा तो सबसे पहले तो फाउंडेशन को बिल्ड करो। आई होप कि अगर देखो मेंस लिखने वाले हो या फिर अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले तो फाउंडेशन बिल्ड करो। फाउंडेशन के लिए जो 11th का एनसीईआरटी है तमिलनाडु का जो बुक आता है 11th का स्पेशली इकोनॉमी का, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है यहाँ पे। एक्चुअल में देखोगे तो जो एनसीईआरटी बुक है ना तो एनसीईआरटी उतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं होता है इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो 11th का जो तमिलनाडु का बुक आता है उसको प्रिफर करो। हो सके तो करंट अफेयर्स में आप कमांड लाना स्टार्ट करो। करंट अफेयर्स में कमांड कैसे ला सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर रीड कर लो, जो भी न्यूज़पेपर है ना, नॉट ओनली फॉर ओनली द हिंदू, कोई सभी न्यूज़पेपर जो है रीड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। उसके साथ देखो ये तो फाउंडेशन यहाँ पे है, तो फाउंडेशन तो बिल्ड कर लोगे, फाउंडेशन सपोज एक बार बिल्ड हो गया तो उसके बाद अब आओगे वो है स्टैंडर्ड बुक की तरफ। स्टैंडर्ड बुक यहाँ पे कौन कौन से ऐसे बुक है जिसको यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। ध्यान रखना एक चीज, स्टैंडर्ड बुक फॉलो अगर यहाँ पे करोगे तो अपने को दोनों को मर्ज करके करना है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ प्रिपेयर करोगे। जैसे कि रफली जो बुक रिफर करते हैं वो है नितिन सिंघानिया सर का जो बुक आता है उसको प्रिफर कर सकते हो, या तो फिर जो है संजीव सर के बुक आते हैं उसको भी रिफर कर सकते हो, एज विश, ठीक है, एज यू विश, ठीक है ना। तो जो अच्छा लगे जिसको प्रेफर करना है उसको प्रेफर कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन बस इसमें मेन पॉइंट रहता है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को मर्ज करना है, चाहे करंट अफेयर्स मंथली प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे डेली प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वीकली प्रिपेयर कर रहे हो, कैसा भी कर रहे हो, लेकिन अपने को ध्यान ये रखना है कि करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा इसमें फोकस करना है। मोस्टली जो है मंथली ही प्रिफर करते हैं और मंथली जो है ये एडवाइसेबल रहता है कि मंथली प्रिपेयर कर लो। द हिंदू न्यूज़पेपर जैसे हैं इन सबको तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, तो इससे जो है हॉलिस्टिकली यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगा। पहला करोगे वो है फाउंडेशन, फाउंडेशन बिल्ड कर लिए, फाउंडेशन बिल्ड हो गए, इसके बाद स्टैंडर्ड बुक की तरफ आओ। अब ये स्टैंडर्ड बुक का नाम भी बता दिया तो वहां से प्रिपेयर कर लो।
लेकिन सबसे पहले बुक को पढ़ने से पहले, मेंस को प्रिपेयर करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एक बार जरूर देख लेना कि किस तरीके से जो है यहाँ से स्पेशली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बजट हो गए, बजट को यहाँ पे प्रिपेयर करके जाओगे। इकोनॉमिक सर्वे हो गए तो इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करके जाओगे। अब ये बोलोगे कि भाई हम लोग यहाँ से प्रिपेयर कहाँ से करें, कैसे प्रिपेयर करेंगे इन सबको? तो देखो यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स भी हैं, यूट्यूब चैनल है, तो वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। कोई उतना ज्यादा इश्यू का बात नहीं होता, स्पेशली अगर बजट हो गया या फिर इकोनॉमिक बजट हो गया, इन सब के रेस्पेक्ट में। यहां तक समझ आ गया क्या? चलो, इकोनॉमी सेक्शंस पूरा फिनिश। अब चलो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और सब्जेक्ट जो बच गए, बाकी सब्जेक्ट को भी तो प्रिपेयर करना है ना। एक सेकेंड ना, हाँ, यहाँ पे देखो, इसके बाद जो अदर सब्जेक्ट आएगा वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब अपने को साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रिफर करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मैं तो इतना बस बोलूंगा कि सीधा जो करंट अफेयर्स है उस करंट अफेयर्स में स्टिक रहो, है ना। अब करंट अफेयर्स में क्या है कि ये बोलोगे कि भाई हमारा तो बेसिक स्ट्रांग नहीं है, तो करंट अफेयर्स के साथ ही साथ बेसिक को स्ट्रांग करो। जैसे कि सपोज करो कि करंट अफेयर्स में कोई आ रहे, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी ही आ गए, तो सबसे पहले एक छोटा सा नोट्स ले लो ना। इसका नोट्स खरीदने के बाद नहीं कर रहा हूँ, मतलब नोट्स बना लो, इंटरनेट में सर्च कर लो बायोटेक्नोलॉजी क्या होते हैं, मतलब बेसिक्स जो है सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लो। फिर उसके बाद जो करंट अफेयर्स आया हुआ है ना, उस करंट अफेयर्स को पढ़ो। और मोस्टली करंट अफेयर्स देखे होंगे जिसमें स्टैटिक पोर्शन भी रहते हैं, तो इतना ज्यादा अपने को बल्कि नहीं करना है, मिनिमम रखना है रिसोर्सेस को, और अपना जो माइंड है ना उस माइंड को सबसे ज्यादा यहाँ पे तेज करना है। क्योंकि अभी रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेंस का एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, तो वहां से तो अब ये चीज अपने को एक सीख भी मिलता है कि थोड़ा सा ब्रॉड माइंड करना है, ओपन करना है माइंड को। रिसोर्स यहाँ पे कम रखोगे तभी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर जाओगे तो मेक श्योर ये करना कोई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग जो है करंट अफेयर्स में स्टिक रहेंगे। और हो सके तो करंट अफेयर्स में मंथली मैगजीन ज्यादा बेस्ट रहते हैं यहाँ पे, तो मंथली मैगजीन्स को यहाँ पे एज अ सोर्स की तरह यूटिलाइज करोगे तो यहाँ पे हो जाता है। बाकी कॉन्सेप्ट के लिए जो है थोड़ा सा गूगल कर सकते हो, यूट्यूब जो है इसमें कवर कर सकते हो, यूट्यूब से पूरा प्रिपरेशन इसके रेस्पेक्ट में स्पेशली हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ ही साथ यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट को भी ऐड कर देते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना, इन्वायरमेंट का जो स्टैटिक बुक आता है, स्टैटिक बुक एक बार प्रिफर कर लो, कोई सा भी जो है स्टैटिक बुक यहाँ पे प्रिफर कर लो, है ना। चाहे अगर फाउंडेशन बिल्ड करना है तो फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए एज सच ऐसा तो कोई एनसीईआरटी का बुक ऐसा तो है ही नहीं, है ना। लेकिन कुछ कोचिंग्स के द्वारा यहाँ पे बुक पब्लिश किए जाते हैं, तो उसका बुक जो है यहाँ पे प्रिफर कर सकते हो, स्पेशली साइंस एंड टेक का। अगर सपोज कोचिंग लिए हुए होंगे तो कोचिंग में क्या करना, जो क्लास नोट्स है ना, अपने क्लास नोट्स को ज्यादा प्रिफर करना। क्लास नोट्स जो होते हैं तो हर एक सेगमेंट में, चाहे वो जीएस पेपर 1 हो, जीएस पेपर 2 हो, जीएस पेपर 3 हो, है ना, हर एक सेगमेंट में क्लास नोट को यहाँ पे प्रेफर करना। लेकिन अगर क्लास नहीं लिए होंगे तो ईवीएस के लिए जो है कई इंपॉर्टेंट बुक्स आते हैं, उस बुक्स को प्रिफर कर सकते हो। कई कोचिंग के द्वारा भी इसको जो है पब्लिश किए जाते हैं, तो उसको प्रिफर यहाँ पे कर सकते हो, नो डाउट। और साथ ही साथ पूरा ये जो है बेस रहता है वो भी करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के साथ जो बुक एक प्रिफर करोगे इस बुक का, क्योंकि ये कोचिंग्स के द्वारा, तो कोचिंग का नाम तो यहाँ पे नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ऐसे कोचिंग्स हैं जो यहाँ पे बुक पब्लिश करते हैं, तो उसको यहाँ पे प्रिफर कर सकते हो। और उसके साथ करंट अफेयर्स, बस इतना ही बस अपने को करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट में बस इतना ही टॉपिक अपने को प्रिफर करके जाना है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा वो है इंटरनल सिक्योरिटी। अब ये जो इंटरनल सिक्योरिटी है, तो इंटरनल सिक्योरिटी भी सबसे पहले तो गवर्नमेंट का वेबसाइट में जितना भी यहाँ पे इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी वहां से प्रिपेयर कर सकते हो, पहले बात। लेकिन एक डाउट आता है कि भाई हम लोग वेबसाइट कौन कौन सा पूरा सर्च करते रहेंगे, बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मोस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बुक यहाँ पे बोलो वो है इसका मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन, क्योंकि मोस्टली प्रिपरेशन जो है ये मैगजीन से हो जाता है, जिसमें स्टैटिक पोर्शन भी मिलेगा, स्टैटिक पोर्शन के साथ यहाँ पे करंट इवेंट भी यहाँ पे मिल जाएगा, करंट अफेयर्स जो है वो भी मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के साथ यहाँ पे जो स्टैटिक पोर्शन वो भी मिल जाते हैं। बाकी बुक्स इसके लिए भी हैं,
बुक्स अगर प्रिफर करना चाहोगे तो इसके लिए बुक्स हैं, तो उसमें जा सकते हो, है ना। इंटरनल सिक्योरिटी करके एक बुक आता है, मैक गिल का पब्लिकेशन है आई थिंक, है ना। एक बार प्रिफर उसको जो है देख लेना। मैक गिल जो है पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन का नाम है। वहां से एक बुक प्रिंट होता है इंटरनल सिक्योरिटी करके, तो इस इंटरनल सिक्योरिटी के बुक को जो है यहाँ पे प्रिफर कर सकते हो फॉर स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन के लिए यहाँ से प्रिफर कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए जो है सीधा मंथली मैगजीन में जाओ, वो ज्यादा यहाँ पे बेस्ट रहता है, स्पेशली फॉर इंटरनल सिक्योरिटी का। क्लियर है, समझ आ गया। जितना टॉपिक है, जितना जो मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे डिकोड किए हैं, उतना पूरा हर एक सिलेबस को डिटेल के साथ यहाँ पे कवर कर लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।